नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि अभी डीआरडीओ की तरफ से इंडियन आर्मी के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि इंडियन आर्मी की आर्मर्ड कोर के आगे चल के मेन बैटल टैंक होने वाला है। इसके लिए सबसे पहले तो डीआरडीओ की तरफ से एक नई और मॉडर्न चेसिस को बनाने की कोशिश किया जा रहा था, जिसको बेस करके इस पूरे टैंक को आगे चल के डेवलप किया जाएगा। इसके बाद अभी बताया जा रहा है कि डीआरडीओ की तरफ से अभी एक नई एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर को भी बनाने की कोशिश किया जा रहा है, जिसे फिलहाल के लिए नेक्स्ट जनरेशन एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर कहा जा रहा है। डीआरडीओ के मुताबिक ये जो नई एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर बनाया जाने वाला है, ये बोथ मॉडर्न एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की टैंडेम चार्ज वॉरेट, मोनोसेप्ट चार्जेस और काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल्स को भी आसानी से डिफीट कर सकता है। इनको अभी नए जनरेशन की एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर की टेक्नोलॉजी को बेस करके बनाया जा रहा है, जिसमें लेस सेंसिटिव एक्सप्लोजिव कंपोजिशन का इस्तेमाल किया जाने वाला है। इन एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर को आसानी से हमारे मेन बैटल टैंक की आर्मर प्लेट के ऊपर प्लेस किया जा सकता है, जिसमें हम चाहे तो इसको वेल्ड भी कर सकते हैं और चाहे तो इसको बोल्ट की जगह वहाँ पे फिट कर सकते हैं। जैसे कि प्रीवियस आर्मर के मुकाबले थोड़े कम सेंसिटिव होने वाले हैं, तो इनको हैंडल करना भी आसान और रिस्क फ्री होने वाला है। अभी तक इसको लेके जो भी टेस्टिंग किया गया था, उनको 125 mm स्टैंडर्ड की डिफरेंट टाइप की एमुनिशन के साथ टेस्ट किया गया था, जो कि अभी मोस्टली सभी मॉडर्न टैंक इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें पाया गया था कि नॉर्मल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से फायर किए जाने वाले टैंडेम सेप प्रोजेक्टाइल की पेनिट्रेशन को करीब 50% तक रिड्यूस कर सकता है और काइनेटिक प्रोजेक्टाइल की पेनिट्रेशन को करीब 30% के आसपास स्लो डाउन कर सकता है। डीआरडीओ के मुताबिक इसको सिर्फ हमारी नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक ही नहीं, बल्कि हम चाहे तो इसको किसी भी टैंक के ऊपर फिट कर सकते हैं। और अभी इसकी फर्दर ट्रायल को भी आगे चल के करने का प्लान किया जा रहा है, जिसको 7 T-72 टैंक के ऊपर फिट करके टेस्टिंग करने की प्लानिंग किया जा रहा है। अगला अपडेट एरो इंजन को लेके 2-4 दिन पहले यूएस की तरफ से बात बताया गया था कि वो अभी भारत के साथ अपनी हाईटेक टेक्नोलॉजी को शेयर करने वाले हैं। और इसके बाद जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भी बात बताया गया था कि वो अभी भारत के साथ अपनी G414 INS6 इंजन की कंप्लीट टेक्नोलॉजी को शेयर करना चाहते हैं। और इसके लिए यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को अभी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से एक रिक्वेस्ट भेजा गया था, जिसको अप्रूव करने के बाद इन इंजन की टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर किया जाएगा। और साथ ही इन इंजन को अभी भारत में लोकली मैन्युफैक्चर करने का प्लान भी किया जा रहा है, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि अभी भारत का जो डोमेस्टिक एरोस्पेस सेक्टर है वो धीरे धीरे राइज कर रहा है। और भले ही भारत अभी अपनी खुद की एयरक्राफ्ट को बना रहा है, लेकिन अभी भारत के पास कोई भी खुद की इंजन मौजूद नहीं है, जो कि आने वाले 15 सालों तक भारत आसानी से डेवलप नहीं कर सकता। तो इसके लिए कहीं ना कहीं भारत आगे चल के अपनी एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करने के लिए नए इंजन को तलाश करने वाला है। अब पहले से ही भारत की तरफ से जनरल इलेक्ट्रिक की G414 INS6 इंजन को अपनी एमका और ट्विन इंजन टेक-बेस्ड फाइटर में या फिर तेजस MK2 में भी इस्तेमाल करने के लिए प्लानिंग कर चुका था। और इसके लिए करीब 99 इंजन के लिए पहले से ऑर्डर को प्लेस करके रखा गया था। तो अभी आगे चल के जो ऑर्डर है वो 250 तक भी इंक्रीज होने की उम्मीद किया जा रहा है, जिस वजह से जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भी HAL के साथ मिलकर इंजन को भारत में बनाने की प्लानिंग किया जा रहा है। अभी बताया जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक की 4N4 सीरीज के इंजन को अभी अगर भारत में मैन्युफैक्चर करना शुरू किया जाएगा, तो इनको बेंगलुरु में ही मैन्युफैक्चर करना शुरू किया जाएगा। और सबसे पहले तो जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इंजन की कंप्लीट टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर किया जाएगा। तो उस टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्व करने के लिए भारत की तरफ से पहले सभी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को एस्टेब्लिश करने की प्लानिंग किया जा रहा है, ताकि आगे चल के HAL अपने दम पर इन इंजन की मैन्युफैक्चरिंग के अलावा इनकी मेंटेनेंस, ओवरहॉल या रिपेयर जैसे वर्क को अपने दम पर ही कर पाएगा। अगला अपडेट स्पाई बलून को लेके है। आप सभी को पता होगा कि पिछले 2-4 दिनों से चाइनीज स्पाई बलून को लेके काफी चर्चा चल रहा है, जो कि सीधे जाके यूनाइटेड स्टेट के ऊपर भी उड़ान भर रहा था। इस बलून को स्पाई सैटेलाइट के जरिए भी वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के सर्वेलेंस पेलोड मौजूद थे। अब जैसे एक खबर सामने आया था, तो उसके बाद तुरंत ही चाइनीज स्पाई बलून को यूएस की तरफ से मार के गिराया जा चुका है। और इसे कोई आम फाइटर जेट से नहीं, बल्कि यूनाइटेड स्टेट की सबसे बेहतरीन एयर सुपेरियरिटी फाइटर F-22 रैप्टर के द्वारा मार के गिराया गया था। यूएस की तरफ से दिए गए डाटा के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट की लैंगले एयरफोर्स बेस से एक F-22 ने उड़ान भरा था, जिसके बाद F-22 रैप्टर ने अपनी AIM-9X मिसाइल की मदद से बलून को मार गिराया था।
अभी आप लोग थोड़े बहुत सोच सकते हैं कि ये बलून तो बड़े खतरनाक साबित हो सकते हैं, जो कि चुपके से दुश्मन की राह में जा सकते हैं और दुश्मन के ऊपर जासूसी करने के लिए बहुत ही काम आ सकते हैं। और अगर चाइना इसे यूनाइटेड स्टेट के खिलाफ यूज कर सकता है तो इसको भारत के खिलाफ भी चाइना आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। अब ऐसे में अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये बलून वाला चीज़ कोई नई चीज़ नहीं है और इससे पहले भी भारत के ऊपर इस तरीके से स्पाई बलून को जासूसी करने के लिए भेजा जा चुका था। ठीक इसी तरीके का हादसा जो था वो 2016 के आसपास हुआ था, जब पाकिस्तान की एक बलून इंडियन साइड में घुसने की कोशिश कर रहा था, जिनको राजस्थान की भामर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हमारे जो रडार्स थे उन्होंने सबसे पहले पिक किया था। और उसके तुरंत बाद ही नियरेस्ट एयरवेज से 2 SU-30 MKI को स्क्रैम्बल किया गया था और फिर SU-30 ने उन बलून को जाके मार गिरा था। फर्क इतना था कि F-22 रैप्टर ने बलून को मार गिराने के लिए अपनी मिसाइल का इस्तेमाल किया था, जबकि SU-30 ने अपनी 30 M की कैनन से उनको मार गिराया था और करीब 5 राउंड मारने के बाद वो बलून जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया था। आज तक उस बलून को लेके पाकिस्तान की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया गया था कि वो बलून किस तरीके का बलून था या फिर वो उनका बलून था, किसी दूसरे का बलून था। जब उस बलून की डबरीज को हमारे गरुड़ कमांडोज के द्वारा कलेक्ट किया गया और रिकवर किया गया था तो पता चला था कि ये भी एक मेट्रोलॉजिकल बलून था, जो कि एक आम वेदर बलून की तरह होता है, लेकिन इसमें सर्वेलेंस पेलोड मौजूद थे और इनको मिलिट्री यूज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था। और अभी जो चाइनीज बलून देखा गया था ये भी लगभग सेम तरीके का बलून लग रहा है, जो कि 2016 में भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर के करीब देखा गया था और फिर 2020 और 22 में भी ऐसे ही बलून्स को अंडमान के पास भी स्पॉट किया गया था। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।